नमस्कार। आज की हमारी पड़ताल का आधार है अली यावर जंग राष्ट्रीय वाक एवं श्रवण दिव्यांगजन संस्थान से मिली जानकारी। हम सब सुनने की क्षमता में कमी यानी हियरिंग लॉस के बारे में जानते तो हैं, पर अक्सर इसे एक ही समस्या मान लेते हैं। आज हम समझेंगे कि ये एक नहीं बल्कि कई अलग-अलग तरह की चुनौतियों का नाम है, जिनके कारण और प्रभाव सब कुछ बिल्कुल अलग हैं। और हम यहाँ सिर्फ मेडिकल परिभाषाओं में नहीं उलझेंगे। हमारा मकसद ये समझना है कि इन अलग अलग प्रकारों का और इनको मापने के तरीकों का किसी की असल जिंदगी पर क्या असर पड़ता है। ये सिर्फ विज्ञान नहीं है, ये किसी के दुनिया को अनुभव करने के तरीके से जुड़ा मामला है। तो चलिए आवाज के इस सफर और उसमें आने वाली रुकावटों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कंडक्टिव हियरिंग लॉस की। इसके नाम में ही इसका मतलब छिपा है ना? बिल्कुल, कंडक्शन यानी संचालन से जुड़ी कोई समस्या। एकदम सही। इसे ऐसे समझिए जैसे आपके बहुत अच्छे स्पीकर्स के सामने किसी ने एक मोटा कंबल डाल दिया हो। आवाज आ तो रही है, पर दबी हुई सी, धीमी और अस्पष्ट। यहाँ समस्या बाहरी या मध्य कान में होती है। मतलब ये एक तरह की मैकेनिकल प्रॉब्लम है। और इसके कारण भी शायद उतने ही मैकेनिकल होते होंगे। मैंने सुना है कि कान में सिर्फ मैल मतलब वैक्स जम जाने से भी ऐसा हो सकता है। हाँ, ये तो सबसे आम कारणों में से एक है। लेकिन इसके अलावा कान का कोई इन्फेक्शन, पर्दे में छेद होना या कभी-कभी सर्दी जुकाम से वो नली बंद हो जाना जो हमारे कान और गले को जोड़ती है, वो भी कंडक्टिव लॉस पैदा कर सकता है। अच्छा। और एक दिलचस्प बात यह है कि जिन्हें ये समस्या होती है, वे अक्सर बहुत धीरे बोलते हैं। धीरे बोलते हैं? ऐसा क्यों? क्योंकि उन्हें अपनी ही आवाज बाकी दुनिया के शोर से ज्यादा तेज सुनाई देती है। अरे वाह, ये तो बिल्कुल उल्टा है जैसा हम सोचते हैं। ठीक है, तो ये तो हुई पाइपलाइन में ब्लॉकेज जैसी बात। लेकिन क्या हो अगर पाइपलाइन तो बिल्कुल साफ हो, पर आगे पानी को प्रोसेस करने वाला प्लांट ही ठीक से काम ना कर रहा हो। हाँ, बिल्कुल सही। मेरा मतलब है अगर कान का अंदरूनी हिस्सा या उससे जुड़ी नसें ही कमजोर पड़ जाएं। आपने बिल्कुल सही नाम्स पकड़ी है। और यहीं पर बात आती है सेंसरी न्यूरल हियरिंग लॉस की। ये समस्या ज़्यादा गहरी और अक्सर स्थायी होती है। यहाँ दिक्कत ध्वनि के संचालन में नहीं, बल्कि ध्वनि को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदलकर दिमाग तक पहुंचाने वाले सिस्टम में है। मतलब आंतरिक कान में? हाँ, हमारे आंतरिक कान में हजारों बहुत ही नाजुक बाल जैसी कोशिकाएं होती हैं। जब वे डैमेज हो जाती हैं तो ये लॉस होता है। और इनके डैमेज होने के कारण भी ज्यादा गंभीर होंगे, मैं अंदाजा लगा सकती हूँ। हाँ, कंडक्टिव लॉस के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा। कुछ बचपन की बीमारियां जैसे खसरा, मम्प्स या मेनिंजाइटिस वो सुनने की क्षमता को हमेशा के लिए नुकसान पहुंचा सकती हैं। और ये जन्मजात भी हो सकता है ना? जी, एक मिनट, आपने कहा कि गर्भावस्था में एक्सरे या कुछ खास दवाएं भी इसका कारण बन सकती हैं। ये तो बहुत डरावनी बात है। ये एक बहुत ज़रूरी सवाल है। ये आम नहीं है, लेकिन एक बड़ा जोखिम ज़रूर है, खासकर गर्भावस्था के पहले 3 महीनों में। स्ट्रेप्टोमाइसिन जैसी कुछ एंटीबायोटिक्स सुनने वाली नसों को नुकसान पहुंचा सकती है। ओ, इसी तरह जन्म के समय अगर बच्चे को किसी वजह से पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तो भी यही होता है। हमारी सुनने वाली कोशिकाएं ऑक्सीजन की कमी को लेकर बहुत संवेदनशील होती हैं। और वो हमेशा के लिए नष्ट हो सकती हैं? हाँ, हमेशा के लिए। ये समझना वाकई जरूरी है। अच्छा, क्या ऐसा भी हो सकता है कि किसी को ये दोनों ही तरह की समस्याएं एक साथ हों? मतलब पाइपलाइन में ब्लॉकेज भी हो और प्रोसेसिंग प्लांट में भी गड़बड़ी? बिल्कुल हो सकता है, और इसे ही मिक्स्ड हियरिंग लॉस यानी मिश्रित श्रवण हानि कहते हैं। इसका एक क्लासिक उदाहरण है कान का पुराना इन्फेक्शन, जिसमें कान से डिस्चार्ज होता है। हाँ, जिसे क्रॉनिक सप्यूरेटिव ओटाइटिस मीडिया या CSOM भी कहते हैं। इसमें कान से लगातार मवाद या पानी जैसा डिस्चार्ज होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो समस्या एक साधारण कंडक्टिव लॉस के तौर पर शुरू हुई, वो अगर नजरअंदाज की जाए तो ज्यादा गंभीर रूप ले सकती है। एकदम सही। शुरुआत में इन्फेक्शन सिर्फ मध्य कान तक रहता है, जिससे होता है कंडक्टिव लॉस। लेकिन अगर इसका सही इलाज ना हो तो इन्फेक्शन धीरे धीरे अंदर फैलकर आंतरिक कान की उन नाजुक कोशिकाओं को भी नष्ट करना शुरू कर देता है, और तब ये एक मिक्स्ड हियरिंग लॉस बन जाता है। जिसका इलाज कहीं ज्यादा मुश्किल होता होगा। बहुत ज्यादा। ठीक है, अब एक ऐसे प्रकार पर आते हैं जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है, सेंट्रल हियरिंग लॉस। इसके नाम से ऐसा लगता है कि इसका कान से कोई लेना देना ही नहीं है। आपका अनुमान सही है। यहाँ समस्या कान में नहीं बल्कि दिमाग में है। कान अपना काम पूरी तरह से कर रहा है, ध्वनि के सिग्नल भी दिमाग तक पहुंच रहे हैं, लेकिन दिमाग का सुनने वाला केंद्र उन सिग्नल्स का मतलब नहीं निकाल पा रहा।
इसे समझने के लिए कोई उदाहरण दे सकते हैं? ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है। जरूर। इसे ऐसे समझिए कि आपके फोन पर एक ऑडियो फाइल आई है और आप उसे प्ले भी कर सकते हैं, मतलब आवाज आ रही है, लेकिन फाइल करप्ट है। अच्छा। तो आपको सिर्फ शोर या अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं, शब्द समझ नहीं आते। कान अपना काम कर रहा है, पर दिमाग उस सिग्नल को डिकोड नहीं कर पा रहा। लेकिन इसमें एक कंफ्यूजन है। अगर कोई बच्चा निर्देशों को नहीं समझ रहा, तो पहला शक तो ध्यान न देने पर ही जाएगा। ये कैसे पता चले कि ये हियरिंग लॉस है, न कि कोई व्यवहार से जुड़ी समस्या? ये एक बहुत बड़ी चुनौती है। इसीलिए कई बार जिन बच्चों को स्लो लर्नर मान लिया जाता है, असल में उन्हें सेंट्रल हियरिंग लॉस हो सकता है। वो सुन रहे होते हैं पर समझ नहीं पाते। तो इसका मतलब ये है कि सामान्य हियरिंग टेस्ट में तो सब कुछ ठीक आएगा। हाँ, सामान्य ऑडियोमेट्री टेस्ट में सब कुछ नॉर्मल आ सकता है। इसके लिए विशेष टेस्ट होते हैं जो ये जांचते हैं कि दिमाग शोर में से आवाज को कितनी अच्छी तरह अलग कर पाता है या बातों को कितनी तेजी से प्रोसेस कर पाता है। इसे पहचानना मुश्किल है, पर बहुत जरूरी भी। बहुत जरूरी। तो हमने आवाज के सफर में आने वाली रुकावटों को देखा, कभी बाहरी कान में, कभी अंदरूनी नसों में, और कभी-कभी तो सीधे दिमाग में। लेकिन इन रुकावटों का असर कितना बड़ा है, इसे कैसे नापा जाता है? मतलब डॉक्टर कैसे तय करते हैं कि समस्या हल्की है या गंभीर? इसके लिए डेसिबल यानी डीबी का पैमाना इस्तेमाल होता है, जो ध्वनि की तीव्रता को मापता है, और इसी आधार पर श्रवण हानि को अलग-अलग श्रेणियों में बांटा जाता है। अच्छा, तो वो श्रेणियां क्या हैं और उनका असर जिंदगी में क्या मतलब है? देखिए, 26 से 40 डेसिबल की माइल्ड हानि का मतलब है कि शायद आपको शांत कमरे में फुसफुसाहट सुनाई ना दे। ओके। 41 से 60 डेसिबल की मॉडरेट हानि में आपको सामान्य बातचीत समझने के लिए भी ज्यादा ध्यान देना पड़ता है, खासकर अगर थोड़ा भी शोर हो। और इससे ज्यादा गंभीर होने पर? 60 से 70 डेसिबल की सीवियर हानि में आपको ऊंची आवाज में की गई बातचीत भी समझने में मुश्किल होती है। और जब हम 71 से 90 डेसिबल की प्रोफाउंड हानि की बात करते हैं, तो इसका मतलब है कि पास से गुजरते ट्रक का शोर भी शायद ही सुनाई दे। और 91 डेसिबल से ऊपर? उसे टोटल डेफनेस या पूर्ण बधिरता माना जाता है। ये डेसिबल का हिसाब तो समझ आया, लेकिन इसमें स्पीच रिकग्निशन यानी वाणी की पहचान का भी जिक्र है। ये क्या चीज है? ये शायद डेसिबल से भी ज्यादा महत्वपूर्ण माप है। ये बताता है कि आवाज सुनाई देने के बाद आप उसे कितनी स्पष्टता से समझ पाते हैं। क्या आप सिर्फ आवाज का शोर सुन रहे हैं या शब्दों को समझ भी रहे हैं? तो क्या ऐसा हो सकता है कि किसी को आवाज तो काफी तेज सुनाई दे रही हो, पर शब्द समझ में ना आए? बिल्कुल, यही सेंसरी न्यूरल लॉस की सबसे बड़ी पहचान है। हल्की हानि वाले व्यक्ति की स्पीच रिकग्निशन 80 से 100% हो सकती है, लेकिन अति गंभीर हानि वाले की 40% से भी कम हो सकती है। 40% से भी कम? हाँ, इसका मतलब है कि आप उनके लिए कितना भी चिल्लाएं, उन्हें आवाज तो सुनाई देगी, पर वो उसे शब्दों में नहीं बदल पाएंगे, क्योंकि उनका प्रोसेसिंग प्लांट ही क्षतिग्रस्त है। एकदम सही। तो इन सभी नंबरों और प्रतिशत का आखिरी मतलब क्या निकलता है? ये सिर्फ डॉक्टरों के लिए एक चार्ट तो नहीं होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं। यही वो आंकड़े हैं जो तय करते हैं कि किसी व्यक्ति को सरकारी सहायता मिलेगी या नहीं। अच्छा। विकलांगता प्रमाण पत्र बनवाने, स्कूलों में विशेष सहायता पाने या सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ उठाने के लिए आपकी श्रवण हानि की डिग्री और प्रतिशत को इन्हीं पैमानों पर मापा जाता है। तो ये वर्गीकरण किसी के अधिकारों और भविष्य को सीधे तौर पर प्रभावित करता है। बिल्कुल। तो आज की चर्चा से ये साफ है कि श्रवण हानि सिर्फ कम सुनना नहीं है, ये एक बहुत ही जटिल विषय है। ये सिर्फ वॉल्यूम का कम होना नहीं है, बल्कि दुनिया की आवाजों की स्पष्टता और उनके मतलब का खो जाना भी है। सही कहा। और हमने ये भी समझा कि ये वर्गीकरण सिर्फ मेडिकल लेबल नहीं है, बल्कि ये किसी व्यक्ति के जीवन, उसके अधिकारों और उसे समाज से मिलने वाली सहायता की कुंजी है। ये वाकई बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। इस चर्चा को खत्म करने से पहले एक और प्रकार का जिक्र करना चाहूंगा जो हमारे स्रोतों में दिया गया है, फंक्शनल हियरिंग लॉस। फंक्शनल हियरिंग लॉस? हाँ, इसमें व्यक्ति को सुनने में समस्या होती है, लेकिन उसका कोई भी शारीरिक या न्यूरोलॉजिकल कारण नहीं मिलता। ये किसी गहरे मनोवैज्ञानिक तनाव या आघात के कारण हो सकता है। मतलब समस्या मन में है, कान में नहीं। हाँ, या कभी-कभी व्यक्तिगत लाभ के लिए जानबूझकर भी किया जा सकता है। और ये हमें एक गहरे सवाल पे छोड़ जाता है। हमारी सुनने की क्षमता क्या सिर्फ एक शारीरिक प्रक्रिया है, या हमारे मन, हमारी भावनाओं और दुनिया को अनुभव करने की हमारी इच्छा के बीच एक बहुत ही गहरा और जटिल रिश्ता है, जिसे हम अभी तक पूरी तरह समझ नहीं पाए।